इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड इन फॉरेन करेंसी। अगर हमारी कोई कंपनी, इंडियन कंपनी, किसी बाहर की कंपनी के बॉन्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करे तो हमें उसे कैसे रिकॉर्ड करना होगा। इसके लिए हमारे पास एक ही एग्जांपल है, उसको हम देखेंगे कि ए लिमिटेड एक कंपनी है जो इन्वेस्ट करती है 1000 बॉन्ड्स में, जो कि 6% पे है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, whose cost price is $5, date of purchase 1423 है, फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज 3। ठीक है, ए लिमिटेड क्लासिफाई करता है बॉन्ड को एफबीटीओसीआई पे, एफबीटीपीएल पे और मोडाइस कॉस्ट, मतलब इन्हें तीनों पे करके देते हैं, एक तीनों पे करना है। ठीक है, फेयर वैल्यू एट द ईयर एंड क्या है हमारे पास, $7। तो फॉरेक्स रेट हमारे को दे रखा है ईयर की बिगिनिंग का, ईयर के एंड का। ठीक है, हमें नीचे बोल रखा है अज्यूम करना है हमें कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 8% है। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देयर इज अ क्वेश्चन, सो हमें तीनों मेथड से करना है इस क्वेश्चन को। तो हम पहले अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से करते हैं। तो हमने इससे पहले क्या करा है, हमने सबसे पहले हमने परचेज करी है सिक्योरिटीज। सो हमने 1000 सिक्योरिटीज परचेज करी हैं जिनका हमने कॉस्ट प्राइस $5 दिया है। ठीक है, और जिनका जब हमने परचेज किया 1423 को, उस समय प्राइस था $1 का 70, तो हमें मल्टीप्लाई 70, तो इससे हमारी आ गई वैल्यू कि हमने कितने का परचेज किया है। अब आया अगला इंटरेस्ट की बारी। तो हमें बोल रखा है कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हमें कितना लेना है, 8%, राइट, बिल्कुल। और तो हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हम किस पे लेंगे, जो हमने पैसे पे करे। तो $1000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8%, क्योंकि 8% लेना है, और हमने ये लिया 72, तो ये 70 है, 74 है, और इंटरेस्ट पूरे साल का होगा, इसलिए हमने इन दोनों का एवरेज लिया, तो हमने 72 ले लिया। 72 लिया, इससे हमारा इंटरेस्ट की इनकम आ गई। ओके, अब हमने करा, हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा, रिसीव क्या होगा, रिसीव होगा फेस वैल्यू के ऊपर। इसे 1000 बॉन्ड, फेस वैल्यू 3 थी और 6% मिल रहा था, 6% है, और 6% हमें साल के एंड में मिलेगा, इसलिए 74, 70% मल्टीप्लाई किया, इससे हमारे पास आ गई इंटरेस्ट की, हमें कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमने देख लिया कि हमारे पास कितने, यहाँ से $5000 थे, यहाँ से हमारे पास कुछ $5000 मल्टीप्लाई बाय 8% करके कुछ हमारे पास अमाउंट आया था, और उसमें से फिर हमें यहाँ पर $180 हमने माइनस कर दिए थे, हमें रिसीव हो गए थे, तो हमारे पास जो डॉलर्स बचे हैं वो बचे हैं 5220। तो हमारे क्लोजिंग, हम क्लोजिंग पहले कैलकुलेट करेंगे डॉलर्स को लेकर कि हमारे पास कितने लास्ट में डॉलर्स बचे हैं। ठीक है, फिर हम उन डॉलर्स को लास्ट में बचे हुए हैं तो लास्ट का रेट लगाएंगे 74 रेट लगाया, और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ओके, यहाँ तक हो गया। अब जो भी इनमें डिफरेंस आएगा, अब वो जाएगा हमारा टू एक्सचेंज डिफरेंस। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल अबाउट एसीएम। अब हमें यही सेम करना है किसमें, एफबीटीओसीआई के अंदर। तो एफबीटीओसीआई में क्या करना है, सेम, हमने परचेज कर कितने कितने करा है, 3,50,000 का। ओके, इंटरेस्ट भी सेम लगता है, तो हमने वो भी लगा दिया। ओके, अब क्या है, एक्सचेंज रेट डिफरेंस भी तीनों के अंदर सेम आएगा, तो हमने वो भी लिख दिया। ओके, अब क्या है, अब हमने कहा कि बैंक से जो रिसीव होंगे पैसे वो भी सेम होने वाले हैं, राइट। बट इसके उसके हमने जो अभी इसने किया अपना एसीएम के अंदर, उसको हमने कैलकुलेट किया कि हमारे पास कितने आखिरी में डॉलर्स बचेंगे। पर हमें क्वेश्चन के अंदर एफबीटीओसीआई में तो हमें गिवन है कि आखिरी में ₹7 वैल्यू हो गई है, तो हमारे 1000 बॉन्ड से ₹7, तो हमारे ये 7000 हो जाएंगे। उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे क्लोजिंग वैल्यू से, उसका ये अमाउंट आ जाएगा, तो क्लोजिंग वैल्यू अलग आएगी दोनों। ठीक है, अब क्लोजिंग वैल्यू अलग आई है तो हमें देखना पड़ेगा कि कितनी क्लोजिंग वैल्यू बन रही थी और कितनी हमारी आई है। तो इससे हमारा क्या आएगा, डिफरेंस इन फेयर वैल्यू जो आएगा वो हमने ओसीआई में डाल देंगे। मतलब इसके जो डॉलर आए 7000 और जो यहाँ 5220 थे, इन दोनों में जितने डॉलर्स का डिफरेंस है मल्टीप्लाई बाय 74, वो हमने यहाँ पर लिख दिया ओसीआई में, और जो एक्सचेंज डिफरेंस मैंने बताया है वही सेम आएगा, और ये मैच कर जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है फिर एफबीटीपीएल। एफबीटीपीएल में भी क्या, हमारा परचेज कितने की, परचेज होगी हमारी जितने की तीनों में, दोनों वही और में। ठीक है, 3,50,000 की, बहुत सही है। मैंने कहा एक्सचेंज डिफरेंस सब में सेम रहेगा, तो ये हमने एक्सचेंज डिफरेंस लिख दिया। हमने बैंक से जो हमें पैसे मिलेंगे वो भी सेम, इंटरेस्ट भी सेम में रहने वाला है, तो ये भी सेम है। उसके बाद हमने क्लोजिंग, क्लोजिंग क्या है, इसमें भी वही होता है, $1000, 1000 है हमारे पास सिक्योरिटी, 7 की है, तो लास्ट में $7000 हो गए मल्टीप्लाई 74, तो इससे हमारा ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब
जो हमारी ओसीआई की इनकम थी और जो हमारी इंटरेस्ट की इनकम थी, ये दोनों की दोनों पीएनएल में आएंगी। तो इन दोनों को प्लस करके आप पीएल लिख दो या फिर आप बैलेंस शीट में निकाल लो, आंसर सेम आएगा। दैट्स ऑल। तो हमारा ये होता है ये क्वेश्चन खत्म। राइट। राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। तो हम देख लेते हैं एक बार इसमें थ्योरी में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि दीज बॉन्ड में भी कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, ये नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं इन फॉरेन एक्सचेंज। इफ दीज इन्वेस्टमेंट आर रिकॉर्डेड एट एफवीटीपीएल और एफवीटीओसीआई, देन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द बॉन्ड विल बी एट फेयर वैल्यू, जो कि हमने देखा 7 उस पे आया। ठीक है। टू कन्वर्ट देम इनटू फाइनेंशियल करेंसी अप्लाई क्लोजिंग रेट, जो हमने क्लोजिंग रेट अप्लाई की है। ओके। स्टेप 1 क्या है, कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस एट बुक वैल्यू यूजिंग क्लोजिंग एक्सचेंज रेट डिफरेंस इज ट्रांसफर टू पीएनएल। ठीक है। This closing balance is before remeasurement. Upon remeasurement of investment and fair value, any change in fair value is converted using closing rate on the exchange. This is called gain or loss of the remeasurement, which will be transferred to OCI or PNL as per the case. That's all. Thank you. तो ये हमारा हो गया। ठीक है। अब हमें देखना है नेक्स्ट। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमें दिख रहा है क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट है कि कंसेशनल रेट एडवांसेस और ऑफ मार्केट टर्म्स एडवांस। तो इसमें क्या होता है कि हमने देखा कि हमने लोन दिया किसी को। ठीक है। हम 10 लाख रुपए दिए किसी को, हमारे एम्प्लॉय को दिए, या फिर एम्प्लॉय मान लेते हैं, हमने अपने एम्प्लॉय को 10 लाख रुपए दिए। मार्केट में इंटरेस्ट रेट है 10% का, हमने दिए उसे 3% के इंटरेस्ट रेट पे। तो ऐसा क्यों होगा? तो क्योंकि वो हमने जो कंसेशन दिया है, राइट, क्योंकि फेयर नहीं है वैल्यू लोन की। तो हम क्या करेंगे, हम जितने भी कैश फ्लोज हैं उनको हम डिस्काउंट करेंगे, जो मार्केट में रेट है उससे हम निकालेंगे कि ओरिजिनल में वैल्यू क्या क्या है लोन की। ठीक है। उसको फिर हम कंपेयर करेंगे कितने पैसे दिए हैं, उन दोनों को माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसको हम मानेंगे। अगर एम्प्लॉय का केस है तो प्रीपेड कॉस्ट, अगर वो हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है हमने और उसका केस है तो हम मानेंगे कि हमने प्रीपेड रेंट दिया है और हम रेंट दिया है। ठीक है। और अगर वो पेरेंट और सब्सिडी का केस है तो डिपेंड करता है कि वो डिविडेंड माना जाएगा या फिर वो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी माना जाएगा। और फिर हमारा लास्ट केस कंसेशनल लोन है बिना किसी मतलब के, तो फिर वो पीएल में चले जाएगा। ठीक है। सो लेट्स सी कि स्टाफ एडवांस में क्या होगा। तो हमारे पास स्टाफ एडवांस में क्या बोला उन्होंने, पहले पढ़ ही लेते हैं क्या बोल रहे हैं लोगों ने। ठीक है। सो कैलकुलेट करना है हमें फेयर वैल्यू ऑफ स्टाफ एडवांस बेस्ड ऑन मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉर सिमिलर लोन्स। ठीक है। हमने मार्केट रेट पे हमने उसको उसके कैश फ्लो डिस्काउंट करा और देखा कि कितना ओरिजिनल होना चाहिए। फिर हमने देखा कि हमें अमाउंट पे और ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी पे करी और आखिर फेयर वैल्यू क्या है उसकी। अब जो डिफरेंस आया, अगर तो सर्विस कंडीशन नहीं है तो उसको पीएल में डाल देंगे, और अगर सर्विस कंडीशन है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको प्रीपेड स्टाफ एक्सपेंस के तौर पे हम उसे अमोर्टाइज करेंगे जितने ईयर्स ऑफ सर्विस के लिए वो है। ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप बेटर है कि हम दोनों मेथड्स को फॉलो करें। ठीक है। ठीक है। अब वो बोलता है कि एम्प्लॉय अगर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो में बी recovered by way of adjustment salary payable, though employer has right to recover it in cash, apply effective interest method and accounting staff advance, कुछ नहीं है। If employee prepays his staff advance, then अगर एम्प्लॉय क्या करे, मतलब कि हमारा हमें शेड्यूल था कि एम्प्लॉय ऐसे ऐसे पे करेगा, पर एम्प्लॉय ने कुछ प्रीपे कर दिया। तो अगर उसने प्रीपे कर दिया तो हम क्या करेंगे, तो अगर उसने प्रीपे कर दिया तो हम क्या करेंगे, हम रिवाइज कैश फ्लोज ओरिजिनल डिस्काउंट रेट डिस्काउंट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू खड़ी है और हमें रिवाइज करके निकाली है वैल्यू, उसमें क्या डिफरेंस है। जो भी डिफरेंस है, अगर तो वो सर्विस कंडीशन नहीं थी तो पीएल में जाएगा, और सर्विस कंडीशन थी तो प्रीपेड स्टाफ एक्सपेंस में जाएगा। और दैट्स ऑल। दैट्स हाउ वी डू इट। तो नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसे हम करेंगे। तो लेट्स सी। तो ये रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए लिमिटेड ने एडवांस करा है 1/4/2023 को अपने एम्प्लॉयज को राम, और लोन दिया है उसको 20 लाख रुपए का 3% इंटरेस्ट रेट पे। व्हेन मार्केट रेट था 9%। लोन रिपेबल है 5 ईयर इंस्टॉलमेंट में। ठीक है। अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ओके। ठीक है। ऑन 39/2025 राम ने रीपे कर दिया, एडिशनल 2 लाख रुपए और दे दिए उसने। ठीक है। अब बैलेंस लोन विल बी रीपेड वो कह रहा है ओवर ओरिजिनल एग्री टर्म, जो ओरिजिनल एग्री टर्म थी उसी पे बैलेंस वो रीपे करेगा। ठीक है। न्यू मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 10%। ओके। ये वो बोलता है अगर मान लो कि अगर नो सर्विस कंडीशन है, दूसरे केस में मान लो सर्विस कंडीशन है 5 साल की, तो क्या करेंगे। तो मैंने इस क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करा है इस केस के लिए, अगर हमारी सर्विस कंडीशन है, क्योंकि इसमें तो हमें कुछ ज्यादा होता ही नहीं है, मतलब कि सिंपल ही है।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि हमारे कैश फ्लो हमें क्या क्या आने वाले हैं। तो हमें 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे, हमें 5 इंस्टॉलमेंट में पैसे आने वाले हैं। पहले 4,60,000, फिर इतने ये, ठीक है। इसको हमने डिस्काउंट कर लिया एट द रेट 9%, तो हमारी वैल्यू आ गई 173,907, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, हमने देखा कि हमें 20 लाख रुपए दिए हैं, इतनी हमारी वो फेयर वैल्यू आई है, तो उनका डिफरेंस आया, वो आया 2,96,093, ठीक है। सो हमने क्या करा, इसको अब हम 5 साल के लिए अमोटाइज कर देंगे, ठीक है। वो हम कर देंगे, मैंने करेंगे भी करानी है, उसकी दिखाया नहीं, ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने लोन अकाउंट बनाया। सो मैंने पहले ईयर का लोन अकाउंट बनाया, मैंने 9% का इंटरेस्ट रेट चढ़ाया। मैंने बैंक से जो मेरे को पेमेंट मिली थी, मैं रिसीव करी, और फिर क्लोजिंग बैलेंस। फिर से मैंने एक बार दोबारा ओपनिंग लिया, उसमें 9% चढ़ाया, अपनी जो भी इंस्टॉलमेंट रिसीव करी, और हमारा क्लोजिंग बैलेंस। फिर से मैंने ओपनिंग लिया, उसमें मैंने इंटरेस्ट चढ़ाया, पर अब सिर्फ मैंने 6 महीने का चढ़ाया, क्यों, उसने 6 महीने बाद मेरे को 2 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब यहाँ पर आकर 39,225 पे आकर मुझे दोबारा रिकैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू क्या है हमारे लोन की। तो मैंने क्या करा, हम आए यहाँ पर, तो हमने कहा हमें 39,225 पे, तो वो 6 महीने बाद मुझे इतने, उसने बोला कि ओरिजिनल टर्म्स है उसी पे हो रहा है सब कुछ, राइट। तो हमने निकाला कि 4,33,000 और 4,18,000 और 2,06,000, ये नए नए कैश फ्लो जो वो पे करेगा, ठीक है। अब वो पहली वाली उस पर ही पे कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ भी 4 लाख लिया प्रिंसिपल, यहाँ भी 4 लाख लिया, और बचा ही 2 लाख था, तो आखिरी में 2 लाख रख लिया। अभी 33,000 कैसे आया है, तो हमने क्या करा, 12 लाख का शुरुआत में ईयर की बिगनिंग में तो 12 लाख है हमारे पास, तो मैं 12 लाख पे 3% निकाला, और वो 6 महीने के लिए निकाला, ठीक है। तो एक तो वो आ गया 6 मंथ्स का, और फिर हमने 10 लाख रुपए हमारे बच्चे 6 महीने बाद, तो हम मैंने उस पर 3% निकाला 6 महीने के लिए, तो वो आ गया। तो इन दोनों का टोटल क्या आया, 33,000 आया। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4,33,000 निकाला। उसके बाद तो सिंपल ये है कि 18,000 आएगा और 6,000 आएगा, दैट्स ऑल। हमने ये करा, ठीक है। इसको हमने फिर 9% डिस्काउंट करा। अब 9% डिस्काउंट करने की दिक्कत क्या थी, ये 6 महीने के लिए डिस्काउंट होना था। तो मैंने पहले क्या करा, मैंने इसको 2 साल के लिए डिस्काउंट कर लिया, इसको मैंने 1 साल के लिए डिस्काउंट कर लिया, मैं इन सबको यहाँ ले आया, फिर मैंने इन सबको 6 महीने के लिए डिस्काउंट कर लिया। तो मैंने इस तरीके से निकाला, और फिर हमारे पास आ गया कि हमने 6 महीने का डिस्काउंट कर, हमारी नई वैल्यू जो फेयर वैल्यू है वो ये है। और जो हमारी अकाउंट में, जो हमारे अकाउंट्स में पड़ी है, वो हमने कैसे क्या करा, हमारे पास ये वैल्यू थी, उसमें हमने इंटरेस्ट ऐड किया और माइनस किया, इसको हमारे पास आया था कि 9,23,387। तो इसको हमने माइनस किया, तो मेरे को पता लगा कि ये एडिशनल, ये हमें वो मतलब कि हमारी इतनी लोन की वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। तो मैंने इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करना है, इसको हम एडजस्ट करने के लिए प्रीपेड में से माइनस कर देंगे, प्रीपेड जो हमारे पास एक्सपेंसेस है उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ पर इतनी वैल्यू लोन की बढ़ा दी। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने फिर से बैंक से रिसीव किए पैसे, ठीक है। और उसको इंटरेस्ट लगाया 6 महीने का, और हमने क्लोजिंग बैलेंस ले लिया। फिर हमने ओपनिंग करा, उस पर 12 महीने का इंटरेस्ट लगाया, अपनी इंस्टॉलमेंट रिसीव करी, क्लोजिंग, फिर अपना ओपनिंग, उस पर इंटरेस्ट लगाया, और आखिरी में पूरी पेमेंट होगी, दैट्स ऑल। ये था हमारा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे अब आया है सेम इन केस ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। हमने कहा ना कि कंसेशनल लोन, यहाँ पर हमने देखा कि कंसेशनल रेट, एडवांस ऑफ मार्केट टर्म्स क्या क्या हो सकते हैं। हमारे पास 4 केस हैं। पहला स्टाफ एडवांस था जो हमने कर लिया, सेकंड हमारे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट है, देखते हैं, और लोन टू पेरेंट है वो देखते हैं, और जो लास्ट केस है वो है रेजिडुअल। इसमें अगर कुछ हमारे पास ऊपर वाले तीनों केस नहीं है, तो फिर ये पीएल में जाएगा सीधा, ठीक है। हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट आ गया। तो इसमें बोलते हैं, अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने किया, मान लो आपने घर रेंट पे लेना था, उसमें कहा कि 10 लाख रुपए मुझे आप दो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, और उसने कहा कि मैं आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट है जब वापस दूंगा, तो इंटरेस्ट रेट के साथ दूंगा, तो फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो हमें इसे सिक्योरिटी डिपॉजिट को अपने आराम से, जितने भी दिया है हमने उतने पे रखकर, आराम से उसका IRR पे मार्केट रेट सेम ही है, तो आराम से उसको इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं है, नॉट अ मार्केट रेट, या तो मार्केट रेट पे है तो इंटरेस्ट ही नहीं है, वैसे तो इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे हम, फिर हम फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट की, जितने कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि हमें जब सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलने वाला है, ठीक है, तब उसे अब हम उसकी फेयर वो निकाल लेंगे, डिस्काउंट करके मार्केट रेट पे हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर हम देख लेंगे कि हमें अभी कितना पे करा है, और हमें कितना फेयर वैल्यू क्या है, जो भी एक्सेस है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम प्रीपेड एक्सपेंस रखेंगे, कि हम, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस रखेंगे, और उसको फिर अमोर्टाइज करेंगे हम पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। फिर सेम टू सेम है जैसे हमने पहले किया। अब अगला आ गया इंटर कॉर्पोरेट लोन। सो इंटर कॉर्पोरेट लोन में क्या है, अगर तो वो शॉर्ट टर्म है,
तो शॉर्ट टर्म रीपेमेंट ऑन डिमांड है, तो क्या करना है हमें, रिकॉर्ड कर लेना है हमें दोनों में, सब्सिडी में भी होल्डिंग में भी हमें रिकॉर्ड कर लेना है जितना हमने पैसे दिए हैं, जैसे कि हम एफएल और उसको इनिशियल रिकॉग्निशन करते हैं एफए और एफएल का, तो वैसे ही करना है, और ये दोनों सेटअप हो जाएंगे जब हम सीएफएस बनाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ये लॉन्ग टर्म है तो, और वो लोन दिया है, लोन बाय पेरेंट टू सब्सिडियरी, ठीक है, तो क्या होगा, हमने जितना लोन दिया है हम उसकी भी फेयर वैल्यू निकालेंगे मार्केट रेट में, ठीक है। अब जो हमने वैल्यू दी है और जो हमारा फेयर वैल्यू है उसमें एक डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे अपनी